हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आ रहे हैं आज कैप्सूल भाग 4। इससे पहले हमने कैप्सूल भाग 1, 2, 3 तक हमने कर लिया, जिसके अंदर हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं। आज हम लेके आए भाग 4। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा चैनल है टारगेटेड जीओवी जॉब्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न है, नेम द साल्ट व्हेन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन। उस साल्ट का नाम बताएं जिसको पानी में घोलने पर अम्लीय सॉल्यूशन या विलयन देगा। तो ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट। तो उसका नाम बताना है जो कि जल में घोलने पर क्या देगा, अम्लीय सॉल्यूशन देगा। अब देखिए दोस्तों, कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसको हम पानी में अगर हम घोलते हैं तो अम्लीय सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अम्ल एसिड की मात्रा होनी चाहिए, यानी HCl होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, कुल मिला के कोई ना कोई सा अम्ल होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्यों होगा? अमोनियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो HCl और NH3 में टूटेगा, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल हो गया, और अम्ल हो गया तो ये जलीय सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, अम्लीय सॉल्यूशन बन जाएगा। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन है चाइना, अर्जेंटीना, मोंटाना, ब्राज़ील। तो सही आंसर है जो डायनासोर का कब्रिस्तान है वो मोंटाना को कहते हैं, जो कि कनाडा में पड़ता है। तो कनाडा के मोंटाना में लगभग 2.3 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में डायनासोर की बड़ी बड़ी हस्तियां प्राप्त हुई हैं, और मोंटाना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें डायनासोर की इतनी बड़ी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए उसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक इमारत के ऊपर से अलग अलग द्रव्यमान के 2 पत्थर एक साथ गिराए जा रहे हैं। एक इमारत पे खड़े होकर 2 पत्थर गिराए जा रहे हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो वो जब धरती पर पहुंचेंगे तब स्मॉलर स्टोन हिट द ग्राउंड अर्लियर, छोटा वाला जो है वो पहले ग्राउंड को टच करेगा। दूसरा ऑप्शन है लार्जर स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर, बड़ा वाला स्टोन पहले धरती पर पहुंचेगा। या बोथ स्टोन रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों स्टोन जो है वो एक साथ धरती पर पहुंचेंगे। या विच ऑफ द स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन, या फिर वो जो पत्थर है वो किस प्रकार के या किस प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो 2 पत्थर लीजिए, दोनों पत्थरों को हम इमारत पे चढ़ के गिराएंगे, तो हमें बताना है दोनों में से सबसे पहले कौन गिरेगा या दोनों साथ गिरेंगे। तो इसके लिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है G बराबर वो होता है Gm/r²। ये गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर लगता है। अब इसमें G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। इसमें अगर हम देखें तो वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी पृथ्वी ये की ऊंचाई पर, कुछ पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर अगर हम वस्तु गिराएंगे तो समान गुरुत्वाकर्षण त्वरण दोनों पर कार्य करेगा। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो हमें बताना है कि दोनों समान ऊंचाई, दोनों को समान ऊंचाई से गिराए तो कौन सा पहले पहुंचेगा या दोनों बराबर पहुंचेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो दोनों बराबर पहुंचेंगे। तो आंसर जो है वो तीसरा सही होगा, बोथ स्टोन्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। लेकिन अब आप देखोगे अगर एक पत्थर ले और एक पंख ले, दोनों को एक साथ गिराएं तो भी दोनों समान समय में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो हम देखते नहीं है। तो वो क्या अंतर है, उसको बोलते हैं हवा का प्रतिरोध। ये किस वजह से एक साथ नहीं गिर रहे हैं, हवा का प्रतिरोध के कारण नहीं गिर रहे। ठीक है दोस्तों, अगर हवा बिल्कुल भी नहीं होगी, निर्वात होगा, निर्वात में हम कोई चीज़ गिराएंगे तो दोनों वो समान समय पे गिरेगी, चाहे एक पत्थर हो, चाहे एक पंख हो, या दोनों अलग अलग द्रव्यमान के पंख हो, वो एक साथ नहीं गिरते हैं। इसका कारण है हवा का प्रतिरोध। तो इसमें बोथ स्टोन रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तीसरा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? लीवर, स्प्लीन, किडनी, पैनक्रियाज, यकृत, प्लीहा, किडनी,
वक्र पैनक्रियाज। तो हमें बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लीन को, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो वाला पार्ट है, जो कलर पार्ट दिख रहा है, ये होता है स्प्लीन या प्लीहा, जो कि पेट के लगभग ऊपर की तरफ होता है, छोटा सा पार्ट होता है। इसका क्या काम होता है, तो प्लीहा की जो वृद्धि को स्प्लेनोमेगाली यानी प्लीहा वृद्धि या तिल्ली का बढ़ना कहते हैं। अब ये काम क्या करती है दोस्तों, प्लीहा एक ऐसी ग्रंथि है, शिशुओं में रक्त को बनाने का काम करती है। शिशुओं में तो अगर शिशु है जो कि माँ के गर्भ में है, तो उसमें तो रक्त बनाने का काम करती है। वयस्क यानी जवान व्यक्तियों में, यानी तो उस ग्रंथि का काम होता है कि वह पुरानी रक्त कोशिकाओं और ग्रंथियों को नष्ट कर दे। पुरानी रक्त कोशिका यानी आरबीसी जो होती है, उनको नष्ट किया जाता है स्प्लीन के अंदर, इसलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, जब शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसे जिन रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, वह उसके शरीर में मौजूद प्लीहा से पूरी होती है। जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो रक्त कोशिकाएं कौन बनाता है, प्लीहा। लेकिन जैसे ही शिशु माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, वयस्क हो जाता है, तब स्प्लीन का क्या काम होता है, प्लीहा का क्या काम होता है, रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। द सेफ टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज 4 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 डिग्री रखा जाता है फ्रिज के अंदर तापमान। अब 4 डिग्री क्यों रखा जाता है, तो उसका भी कारण है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेल्सियस। तो 4.4 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य का जो तापमान होता है, वो बैक्टीरिया उत्पन्न होने का सर्वाधिक खतरा रहता है उसमें, इसलिए इसको खतरनाक क्षेत्र कहते हैं। तो 4.4 से 60 डिग्री सेल्सियस का बीच का जो तापमान है, तो यही कारण है कि खाद्य पदार्थों को रखने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखा जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम मतलब 5 नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से 4 या 0 में से कौन सा होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान निर्धारित किया है। तो 1.7 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो 0 भी हट गया, तो बच गया क्या हमारे पास, चौथा पहला ऑप्शन बच गया, यानी 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू, चिकित्सा शब्दावली में गोल्डन आवर निम्न से संबंधित है। कैंसर के अंतिम चरण में, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयघात में, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो इसका सही आंसर जो है वो हृदयघात है दोस्तों, हार्ट अटैक। जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस हार्ट अटैक आने के बाद का जो 1 घंटा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके बीच तक व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो वो सही होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसी 1 घंटे को बोलते हैं गोल्डन आवर। द फर्स्ट आवर आफ्टर ऑनसेट ए हार्ट अटैक इज कॉल्ड द गोल्डन आवर। जो पहला 1 घंटा होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। अप्रोप्रिएट एक्शन विद इन फर्स्ट 60 मिनट ऑफ द हार्ट अटैक कैन रिवर्स इट्स इफेक्ट। तो वो ये 60 मिनट के अंदर अंदर अगर हम पहुंच जाएंगे, तो हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। द डिजीज कॉल्ड टिटेनस इज आल्सो नोन एज बाय फॉलोइंग नेम। तो टिटेनस नामक रोग को किस नाम से जाना जाता है, गैंग्रीन, लॉकजा, वूपिंग कफ, काली खांसी, शिंगल्स। तो इसका सही ऑप्शन है जो टिटेनस जो रोग है, उसको लॉकजा के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, और साथ में टिटेनस को धनु स्तंभ या धनुषाकार भी बोलते हैं, क्योंकि जिनके टिटेनस की रोग हो जाता है, वो शरीर उनका अकड़ने लगता है, शरीर धनुष की तरह अकड़ कर टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जा बोलते हैं, कि लॉक हो गई है जा, इसलिए लॉक जा बोलते हैं। और जो टिटनेस की बात करें, तो क्लोस्ट्रीडियम या बैसिलस टिटेडी जीवाणु होते हैं ये एक तरीके से। और ये तो टिटनेस की बात हो गई। गैंग्रीन की बात करें, तो गैंग्रीन क्या होता है, जब शरीर में किसी भाग पर चोट लग जाती है, तो वह सही तरीके से ठीक नहीं होती है और कुछ दिनों के बाद में सड़ने लगती है और एक नई समस्या लेकर उत्पन्न हो जाती है, जिसे गैंग्रीन नाम कहा जाता है। गैंग्रीन का मतलब होता है ऊतकों का सड़ जाना। और हर्पिस जोस्टर यानी सिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें
हमारी त्वचा पर पानी भरे हुए छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो ये गैंग्रीन हो गया, ये सिंगल्स हो गया, और ये लॉकजा हो गया। और काली खांसी आपको पता ही है, जो बच्चे जो के होती है, लगभग ये 10 साल के कम बच्चों को होती है, जिसमें क्या होता है कि वूप की आवाज़ आती है बच्चे के जब भी जैसे भी सांस लेता है, तो उसको बोलते हैं काली खांसी। और ये है अकड़े हुए शरीर की फोटो, जो कि किसके कारण होती है? टिटनेस नामक रोग के कारण होता है। The element that maintains balance between acidity and basicity in our body is, तो हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच में संतुलन बनाए रखता है। फॉस्फोरस के जो मुख्य स्रोत हैं वो है दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य। जर्मन सिल्वर कंटेन्स परसेंटेज ऑफ सिल्वर, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मन सिल्वर में 0% चांदी होती है। तो निकल रजत या जो जर्मन सिल्वर है वो तांबे का एक मिश्र धातु होता है, जिसमें निकेल और जस्ता भी मिला होता है। तो तांबा, निकेल और जस्ता मिला होता है। जर्मन सिल्वर या फिर नई चांदी या निकल पित्तल या इलेक्ट्रम आदि के नामों से जाना जाता है। इसे निकल रजत इसलिए कहा जाता है क्योंकि चांदी जैसा दिखता है, लेकिन इसमें चांदी होती नहीं है। और जर्मन सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11वीं सदी में इसका जो विकास है जर्मन के धातु कर्मियों द्वारा किया गया था, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे डिटेल के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित में कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? सोडियम, फ्रेंशियम, लिथियम, सीरियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रेंशियम जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लिथियम जो होता है वो सबसे हल्का धातु होता है। सोडियम जो होता है उसको हवा में हम छोड़ नहीं सकते हैं। टाइम मेजरमेंट इज स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ साइंस, समय मापन का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हीरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी, हाइड्रोलॉजी। तो जो समय मापन है उसका अध्ययन हीरोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समय का मापन एवं घड़ी निर्माण का अध्ययन किया जाता है उसको होरोलॉजी या हीरोलॉजी कहते हैं। When an object freely falls on the earth, its total energy will be, जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ये बॉल है, इस बॉल को हम गिरा रहे हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसकी जो मुक्त रूप से गिर रही है, तो कुल ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब सबसे ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो है अधिकतम। अब जैसे जैसे नीचे आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और अंत में आकर यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो अधिकतम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो टोटल एनर्जी है वो तो संरक्षित रहेगी, बदलाव जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। तो कुल ऊर्जा की बात हो रही है, कुल ऊर्जा जो होगी वो स्थिर रहेगी, वो ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। व्हाट इज़ द मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन का चार्जर क्या है? इन्वर्टर है, यूपीएस है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर है या उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है? तो देखिए मोबाइल का चार्जर क्या करता है, हम जब पिन में मोबाइल चार्जर लगाते हैं, प्लग के अंदर मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो प्लग में 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, चार्जर उसको 5 वोल्ट में करके देता है, यानी वोल्टेज कम करके दे रहा है। वोल्टेज कम करके कौन देगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देगा। तो चार्जर क्या है? अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। तो देखिए दोस्तों, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में सिलेंडर के अंदर साथ में लेते हैं हीलियम गैस,
अब हीलियम गैस क्यों भरते हैं? हीलियम गैस इसलिए भरते हैं, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है। ये पता ही है, हीलियम जो होती है वो निष्क्रिय होती है। दूसरा जो है कारण, हीलियम जो होती है वो कम घुलनशील होती है। हीलियम जो होती है वो होती है कम घुलनशील, जैसे नाइट्रोजन जैसे तुलना में ये कम घुलनशील होती है, और कम घुलनशील होने के कारण ये हमारे रक्त प्रवाह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और अब जैसे समुद्र के अंदर हम जाएंगे, गहराइयों में हम जाएंगे तो उच्च दबाव होगा। उच्च दबाव में अगर हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन पॉइजन का काम करेगी। इसलिए ऑक्सीजन को पतला करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हीलियम उसमें मिलाई जाती है। डुक डुक गो एक है सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस, गेम। तो डुक डुक गो जो है एक सर्च इंजन है। तो एक सर्च इंजन है। इसकी विशेषता है कि यह यूजर की जानकारियों को अन्य सर्च इंजन जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है, और सर्च इंजन है। यह है डुक डुक गो की फ़ोटो जो कि सर्च इंजन है। तो ये आज का हमारा था कैप्सूल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टारगेटेड GOV जॉब्स। धन्यवाद।